Namaste Gurukulians, how are you beta? I hope beta you are fit and fine. And beta our next topic is very small topic is there, dielectrics. Beta, what do you mean by dielectrics? Beta, you know everyone that a conductor cannot pass electric field through it. You know, because electric field through the conductor is zero. We have proved in the first video of this chapter that no electric field can pass through the conductor. Okay. Now what are dielectrics? अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो सकती, लेकिन डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है, हो जाती है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉट कंडक्टर्स। डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं। सभी की सभी जो डाइलेक्ट्रिक है बेटा वो इंसुलेटर होंगे, बिकॉज अगर कंडक्टर होते, कंडक्टर में तो फील्ड पास हो नहीं सकती, डाइलेक्ट्रिक्स में फील्ड पास हो जाती है। और ये क्या है? इंसुलेटर्स हैं। डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं बेटा इंसुलेटर होते हैं, वो इंसुलेटर जिनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? पास हो जाती है। दीज आर एसेंशियली इंसुलेटर्स। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन इज देयर, अ डाइलेक्ट्रिक is a substance which does not does not means does not pass electricity means it cannot pass the charge through it means। अब मैंने क्या कहा, ये इंसुलेटर्स हैं, ये चार्ज को पास नहीं कर सकते, ये करंट पास नहीं कर सकते। डज नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी बट दे कैन पास, वो पास कर देते हैं बेटा क्या? दे कैन पास इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। दे कैन पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। क्लियर? तो इन्हें कहते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। और ये कंफर्म है कि इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर तो हो नहीं सकते, क्योंकि कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पास नहीं हो सकती। कंडक्टर में चार्ज पास हो जाता है, पहले वाली बात जो है वो पास हो जाती है कंडक्टर में से, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो सकती। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स में बेटा करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाती है। नाउ योर क्वेश्चन इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक्स। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ओके, for example, first of all, examples of dielectric. For examples, glass. Okay, for example, glass, wax, wood, rubber, etc. They can be treated as dielectrics. ओके, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा डाइलेक्ट्रिक्स आर एसेंशियली इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर होने चाहिए। ओके, और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देते हैं बेटा? पास कर देते हैं। अब बेटा हर इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा पास करेगा फील्ड, कोई कम पास करेगा, ठीक है ना? कोई ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर है, कोई कम अच्छा इंसुलेटर है। इसका मतलब है सभी डाइलेक्ट्रिक्स की स्ट्रेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इसके बारे में। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। Types of dielectrics. Beta, dielectrics are of two types. One is polar dielectrics and another is non-polar. And beta, these two small topics you will also learn in chemistry chapter. In chemistry, one is there are two types of dielectrics. One is polar dielectric, and second is non-polar dielectric. और बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चे, केमिस्ट्री में आप इसको काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको वैसे इतना काफ़ी डीप में नहीं लेके जा सकता अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय पोलर डाइलेक्ट्रिक? अच्छा बेटा एक बात और सुने, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई हैव मेड द नोट्स। वो नोट्स आपने पढ़ने हैं, अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। क्लियर? नाउ लिसन बेटा, फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक।
बेटा व्हाट डू यू मीन बाय पोलर? ओके बेटा, पोलर डाइलेक्ट्रिक पता क्या होते हैं? लिसन, व्हाट डू यू मीन बाय पोलर? पोलर का मतलब ये होता है, अब मेरी बात सुने, इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, बेटा हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इंसुलेटर में हम बात करते हैं मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है, जैसे HCl है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। तो हम अगर बात करें मॉलिक्यूल की, अब मॉलिक्यूल के अंदर बेटा पॉजिटिव चार्ज भी होता है और मॉलिक्यूल के अंदर बेटा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, नेगेटिव चार्ज का काम करते हैं, और उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का काम करते हैं ना। तो एक मॉलिक्यूल में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी हो गया और नेगेटिव चार्ज भी हो गया। बेटा इन योर +1 क्लास यू स्टडीड दैट इफ़ मैनी मास इज देयर, इफ़ काफ़ी सारा मास पड़ा है, एक मास का टुकड़ा यहाँ पड़ा है, एक मास मीन्स किसी बॉडी का मास जैसे किलोग्राम है, एक बॉडी यहाँ पड़ी है, एक बॉडी यहाँ पड़ी है, एक बॉडी यहाँ पड़ी है, तो अब क्या निकालते थे, उनका सेंटर ऑफ मास निकालते थे ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाते थे आप सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कौन सा लगाते थे बेटा, टेल मी? आर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे? m1 r1 वेक्टर निकालते थे ना, m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, ऐसे निकालते थे ना। बेटा ये आपको करना नहीं है सिलेबस में, मैं आपको एक वैसे तरीका बता रहा हूँ। जैसे काफ़ी सारे मास पड़ा हो, उनका एक सेंटर होगा, इसी तरह से बेटा अगर काफ़ी सारा चार्ज हो ना, उनका भी क्या होगा, एक सेंटर होगा। और वो कितना होगा, और वो सेंटर ऑफ चार्ज की पोजीशन क्या होगी बताओ, सेंटर ऑफ चार्ज की? फिर यहाँ पर पता क्या आ जाएगा, m1 की जगह q1 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भी तो है मॉलिक्यूल के अंदर, इलेक्ट्रॉन मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल में क्या निकाल रहा हूँ, सेंटर निकाल रहा हूँ। कैसे एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स भी हैं। अब उस मॉलिक्यूल का मैं सेंटर ऑफ चार्ज निकाल रहा हूँ, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलग से निकालूंगा, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलग से निकालूंगा। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आप कैसे निकालेंगे? लिसन, Q1 पहला चार्ज कहाँ पड़ा है, पहला प्रोटॉन कहाँ पड़ा है, कितनी पोजीशन पे पड़ा है, प्लस दूसरा चार्ज Q2 दूसरे प्रोटॉन का चार्ज R2। इस तरह से जो मेरे पास क्या आएगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे m1 मास है वो r1 वेक्टर पोजीशन पे पड़ा है, m2 मास है वो r2 वेक्टर पोजीशन पे पड़ा है, m3 मास है वो r3 वेक्टर पोजीशन पे पड़ा है। तो बताइए सेंटर मास क्या होगा, तब क्या कहेंगे, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे करेंगे आप। लेकिन अगर चार्ज पड़ा हो, पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, फिर आप क्या करेंगे, Q1 r1 वेक्टर प्लस Q2 r2 वेक्टर। तो हम जो प्रोटॉन है ना, जो पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहे हैं मॉलिक्यूल में, हम क्या करेंगे, उनका सेंटर निकाल लेंगे। लेकिन याद रखिए उसमें मास का यूज नहीं करेंगे, हमको मास नहीं चाहिए, हम तो चार्ज के सेंटर की बात कर रहे हैं। इट मीन्स इट विल बी है Q1 r1 वेक्टर प्लस Q2 r2 वेक्टर प्लस Q3 r3 वेक्टर प्लस डैश 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 अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश। तो इस तरह से अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो होगा अलग अलग पॉइंट पे हो, एक ही पॉइंट पे ना हो, अलग अलग हो, तो उन्हें बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यानी कि अब क्या इसमें क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको नोट्स में सब दे रहा हूँ, सिर्फ एक बार सुन लीजिए। दैट डाइलेक्ट्रिक इज पोलर इन मॉलिक्यूल्स ऑफ विच, जिनके मॉलिक्यूल में द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, वो एक ही पॉइंट पे ना हो, अलग अलग। तो उसे क्या बोलेंगे आप बेटा, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और इसका नाम पोलर क्यों पड़ा पता है बच्चे? अब मैंने कहा पॉजिटिव का सेंटर अलग हो, नेगेटिव का सेंटर क्या हो, अलग हो। तो बेटा जब पॉजिटिव और नेगेटिव दो किसी दूरी पे पड़े हों तो उनका एक डाइपोल मोमेंट हो जाता है ना, डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, सेम। और आपको पता है चार्ज तो सेम होते हैं दोनों। कोई एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, इनका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। डाइपोल, तो उस पोल से इसका नाम पड़ा पोलर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी दूरी पे होते हैं, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं होते। तो बेटा व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? लिसन, आई एम स्पीकिंग अगेन। दैट डाइलेक्ट्रिक इज पोलर इन मॉलिक्यूल्स ऑफ विच the center of positive charges and negative charges do not coincide with each other, do not coincide with each other. Examples: HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2O वाटर। मैं आपको एक इसमें से एक थोड़ा बता देता हूँ। हम बात करते हैं HCl की। बेटा लिसन, बेटा HCl की अगर बात करें, लिसन, HCl की या NaCl की बात करें, लिसन,
अगर मैं बात करूं बेटा, दिस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ HCl and in which this is suppose Cl, this is representing the Cl atom and this is representing hydrogen atom suppose, and due to their combination HCl is there. बेटा यू नो इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, क्योंकि अगर मैं इनको ब्रेक करता हूँ तो यू नो इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल हैव नेगेटिव चार्ज। मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना, मीन्स ओके। और अगर मैं बात करूँ कि ये आपके पास इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो मीन्स दिस इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड देयर सेंटर्स। अगर मैं बात करूं ये कुछ डिस्टेंस पे हैं, ये एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करेंगे। ये एटम फुली पॉजिटिव चार्ज पे है, ये आपका नेगेटिव चार्ज पे है, तो दोनों किसी सेपरेशन पे हैं। इनका जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे नहीं जा रहा। इट मीन्स वी से दैट HCl इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर तो है ही है, वो तो है, डाइलेक्ट्रिक की पहली कंडीशन ये है कि इंसुलेटर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बेटा किसी सेपरेशन पे है, एक ही पॉइंट पे नहीं। तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम ये कहेंगे कि HCl जो है वो क्या है बेटा, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इसी तरह से बेटा H2O ये भी क्या है आपका, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। क्लियर। ना बेटा अब हम बात करेंगे नॉन पोलर, और आपको अब ये इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा बेटा, इफ पोलर डाइलेक्ट्रिक में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, बट इन नॉन पोलर दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर। ओके, अब मेरी बात सुनिए बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट पे, तो बेटा बताना उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। सो दीज आर कॉल्ड नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, फाइनाइट वैल्यू होती है। क्लियर। नाउ बेटा डेफिनेशन ऑफ this was polar dielectrics and second is non polar dielectrics, and definition of non polar is, everyone know beta, those dielectrics in molecules of which center of positive charges and center of negative charges coincide with each other. Okay, for example CO2, H2, N2 etc. gases are insulator. ओके यू नो, एंड पहली कंडीशन इंसुलेटर होती है। तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर आर बेटा CO2, H2, N2। अब बेटा देखो मैं आपको इनमें से, जैसे इसमें हमने HCl के बारे में पढ़ा, मैं आपको CO2 के बारे में बताता हूँ। लिसन, CO2 में क्या होता है बेटा, एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम से जुड़ा होता है। सपोज दिस इज कार्बन एटम, ओके, ऑक्सीजन। बेटा लिसन, ऑक्सीजन जो है बेटा, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ ऑक्सीजन। बेटा लिसन, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर नेगेटिव, ये क्या कर रहा है बेटा, ये कार्बन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये इनको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, मींस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, बिकॉज कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे क्यों है बेटा, बिकॉज ही इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑक्सीजन टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट। नाउ बेटा लिसन, बेटा अब ये देखें नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन सिमेट्रिकली बीच में है। तो बेटा एक बात बताइए, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास नेगेटिव का कहाँ होगा, यहीं पे आएगा। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे क्या करेगा बेटा, कोइंसाइड करेगा। ओके, सो वी विल से दैट फाइनली दैट CO2 इज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड HCl इज द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर। एंड मैनी एग्जाम्पल ऑफ many more examples are H2, N2. Okay, these are the examples of the non-polar dielectrics. दिस इज़ वेरी सिंपल बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करे तो नॉन पोलर, ना करे तो पोलर। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स HCl, H2O etc. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बेटा टेल मी CO2, H2, N2. ओके, दीज आर द
बेटा नाउ लिसन, नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर किसी नॉन पोलर को, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है कोई मेरे पास, नॉन पोलर है, उसको मैं क्या बनाना चाहता हूँ, पोलर बनाना चाहता हूँ। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को बेटा मैं क्या बनाना चाहता हूँ, पोलर बनाना चाहता हूँ। ओके, टॉपिक का नाम सुनिए, polarization of non-polar dielectrics. And beta you everyone know, in case of non-polar dielectrics, center of positive charge and center of negative charge always be in the same point. नॉन पोलर में ऐसा होता है कि सेंटर ऑफ किसी मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, सपोज दिस इज द डाइलेक्ट्रिक, okay, this is the dielectric, okay, and each and every molecule has center of positive charge and center of negative charge at the same point. Now I have not applied any electric field here. In the absence of electric field, E naught means external electric field is 0 and all the positive and negative charge reside on the same place, same point. Clear? Now beta, what will happen if electric field will be applied? What will happen beta? Listen, this is in the absence of electric field intensity, electric field, external electric field. But when external electric field is applied, then what will happen, you know? You everyone know. Listen, I am telling you. Listen, if external electric field is applied, E naught is there. You can write a E naught vector. It is a vector quantity. Electric field intensity is the vector quantity. Okay. Now what will happen beta? You know, negative charge will come across this point here in this way. How? Because you know everyone, negative charge always flows in the direction opposite to electric field. Okay. In this way, here also, here also. इन दिस वे, क्लियर बेटा। अब आप एक बहुत अच्छी बात नोट करेंगे यहाँ से, यू विल नोट दैट नाउ दिस मॉलिक्यूल जो जिसके पास पहले कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, नाउ इट विल हैव सम डाइपोल मोमेंट बिकॉज नाउ दे आर इन सम सेपरेशन। ओके, नाउ इट विल हैव सम डाइपोल मोमेंट। बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इधर क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इधर क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सभी की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई। मीन्स नाउ दिस कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक हैज सम डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑल डाइपोल मोमेंट्स विल एड अप वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट विल हैव सम वैल्यू। इट मीन्स नाउ दिस होल डाइलेक्ट्रिक बिकम्स द पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि अब इस पूरे डाइपोल का कुछ ना कुछ क्या हो गया बेटा, डाइपोल मोमेंट हो गया। अब पहले पूरे डाइलेक्ट्रिक का बेटा डाइपोल मोमेंट कितना था, 0 था। अब इस पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक का बेटा डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो गया। ओके फाइनल। नाउ लिसन, एक बात और देखिए बेटा ध्यान से। ये तो बात थी, मैंने अब आपको ये बात कही कि पहले पूरे डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट बेटा कितना था, 0 था। अब पूरे डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये कन्फर्म हो गई। ठीक है, दूसरी बात बेटा, हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट पहले कितना था, 0 था। अब हर मॉलिक्यूल का भी 0 नहीं है। और जब मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो तो अब वो क्या बन गई, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जब बेटा किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कुछ होता है, मैंने उस दिन आपको पिछले पीरियड में एक बात आई थी जब हमने नॉन पोलर की बात की थी, पोलर की बात की थी। मैंने क्या कहा था, अगर मॉलिक्यूल का कुछ डाइपोल मोमेंट हुआ तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नहीं हुआ तो नॉन पोलर है। यहाँ पे नहीं था तो ये नॉन पोलर था, यहाँ पे हो गया तो ये क्या बन गया बेटा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बन गया। एक बात हो गई। अब बेटा एक बात और सुने ध्यान से,
वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा ये तो मैंने थोड़ा दूर दूर बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में तो एटम तो बिल्कुल पास पास होते हैं ना। तो हर पॉइंट में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इधर इधर। बेटा ये तो मैंने बीच में जगह खाली छोड़ दी, वैसे जगह खाली थोड़ी होती है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे हो जाएगी उल्टी डायरेक्शन में, हो जाएगी ना बेटा। नाउ लिसन लिसन, एक बात और बेटा बहुत ध्यान से सुने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी बेटा। क्यों, पैरेलल होगी सारी, बिल्कुल पैरेलल होगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो बेटा कैसी होगी, पैरेलल होगी। ओके, तो एक काम करें बेटा, पैरेलल बिल्कुल ऐसे होगी जैसे कि, मेरी बात गौर से सुनना, जैसे कि बेटा पैरेलल बिल्कुल ऐसे होगी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव को मान लूँ, पॉजिटिव को मान लूँ, यहाँ पे नेगेटिव को मान लूँ, बीच में मैं कुछ ना लेके चलूँ, तो ये वो केस हो गया ना, टू पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, वन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर मैं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इसकी वजह से किधर होगी, इधर, और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, वो भी इधर होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, तो एक काम करूँ, मैं अंदर वाला चार्ज ना लूँ, मैं इनको कैंसिल कर दूँ, तो इसका बिल्कुल वही आंसर आएगा बेटा। जो अगर मैं इसको पॉजिटिव प्लेट ले लूँ, इसको नेगेटिव प्लेट ले लूँ, तो वही आंसर आएगा। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर, इसकी वजह से कितनी हो जाएगी बेटा, EP। EP मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। पोलर बनने के बाद जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन। बाहर से कितनी आ रही थी, E0, अंदर से वापस कितनी आ गई, EP। तो नेट कितनी हो जाएगी, नेट E0 माइनस EP। बेटा कंडक्टर में पता क्या होता था, कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते थे, चार्जेस फ्री होते थे, तो क्या होता था बेटा, वो फ्रीली एक एंड पे आ जाते थे। जैसे कि मैंने पहले टॉपिक में, पहले इस चैप्टर की पहली वीडियो में बात की थी, तो अंदर जो फील्ड होती थी ना, वो बाहर वाली फील्ड के इक्वल हो जाती थी, जो कि कैंसिल करके आंसर 0 आ जाता था। लेकिन यहाँ पे जो अंदर फील्ड होती है ना बेटा, वो बाहर वाली फील्ड के इक्वल नहीं होती, वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ जाती है। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि डायलेक्ट्री में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो गई ना, मैंने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दी थी, पास हो गई ना। और आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर में 0 हो जाती है, इसमें 0 नहीं होती। उसमें बेटा सब फ्री होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आयंस इधर चले जाएंगे। तो एक फ्रीडम की वजह से उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो जाती है, जिससे कि 0 हो जाता है ये नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अरे इंसुलेटर में क्या होती है, थोड़ी बाउंडेशन होती है, जिसकी वजह से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्जेस इस तरह से सेपरेट नहीं हो पाते कि वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सके। क्लियर। नाउ दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट। ई नेट बेटा कितनी हो जाएगी अंदर, E0 माइनस EP, E, ओके, E0 माइनस EP। क्लियर बेटा, दिस इज द फाइनल। नाउ लिसन, इसका मतलब ये हुआ बेटा, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई बेटा, E0 माइनस EP आई। अब मैं आपको एक बात बता दूं, किसी इंसुलेटर में बाउंडेशन ज़्यादा होगी, किसी इंसुलेटर में बाउंडेशन क्या होगी बेटा, कम होगी। तो किसी में EP की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी में EP की वैल्यू क्या होगी बेटा, कम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। अब किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। मेरी बात सुनो, मैंने कहा चीनी लाना मार्केट से, कितनी लाऊं? जब मैंने कहा किसी की ज़्यादा किसी की कम, तो वहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए ना, जो ये बताए कि कौन कितना है इंसुलेटर, जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कौन, मतलब किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसमें कम है, कौन इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा पास करवा सकता है, कौन कम। जब बात हो गई किसी की ज़्यादा किसी की कम, तो वहाँ पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी तो होनी चाहिए ना। अभी हम उसकी बात करेंगे इसके बाद। चलिए बेटा, अब मैं आपको एक बात और बताऊँ, ये तो था पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, आपने इसको बना दिया। मैंने आपको रिटर्न मटेरियल में सब कुछ दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से। क्लियर। तो मैं आपको एक बात दोबारा बता दूं बेटा, दोबारा गौर से सुने। अगर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करे, तो वो होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स।
और अगर ना करे वो होता है पोलराइज्ड। मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग पॉइंट पे है तो पोलर, सेम पॉइंट पे है तो नॉन पोलर, ठीक है। और यहाँ पे हर एटम, हर जो मॉलिक्यूल था वो कैसा था, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पे थे, नॉन पोलर था ये सारा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या था, एक ही पॉइंट पे था। यहाँ पे मैंने अलग अलग पॉइंट पे बना दिया, अलग अलग पॉइंट पे बना दिया, तो मैंने नॉन पोलर को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर में कर दिया ना। चलिए अब आपको मैं गजब की बात बताता हूँ। अभी पहले इतना इसको देखिए अब, ठीक है ना। अब मैं आपको बात बताता हूँ जो इससे अगली बात है। बेटा अगर कोई, अब मैं लेता हूं एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो कैसा हो, जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हों, ऐसे हों कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग पॉइंट पे हों। अलग अलग पॉइंट पे हों तो डाइलेक्ट्रिक कैसा होगा, पोलर होगा ना, पोलर होगा। यानी मैं अब कौन सा डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूँ, पोलर ले रहा हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनना बेटा, मैं कौन सा ले रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक, पोलर ले रहा हूँ। अब पहले मैंने कौन सा लिया था, नॉन पोलर लिया था, उसको मैंने पोलर बनाया था। अब मैं पहले से कौन सा ले रहा हूँ, पोलर। इसमें भी एक दिक्कत होती है, क्या, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पहले से ही अलग तो होते हैं, लेकिन वो ऐसे पड़े होते हैं रैंडमली, इस तरह से पड़े होते हैं बेटा कि उनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट मीन्स जैसे इसमें जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इसमें इधर है, तो वेक्टर सम क्या होता है, हम अगर पॉलीगन रूल की बात करें, अगर सभी वेक्टर एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीगन बनाते हैं, तो नेट वेक्टर कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हाँ, इसका भी, अरे कितनी अजीब बात है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन इसका भी पूरे डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो। आप कहेंगे सर जब डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया तो ये पोलर कैसे हुआ। मैं आपको ये बात पहले भी कह चुका हूँ, पोलर होना या ना होना केवल मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। जिसमें मॉलिक्यूल में सेंटर लगा था वो पोलर। उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट देखो है कि नहीं है, मॉलिक्यूल का तो है, कुछ ना कुछ तो है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का है तो वो पोलर है, चाहे पूरी इसका ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और अगर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नहीं है तो वो पोलर नहीं है, ठीक है ना, फाइनल। नाउ दिस इज पोलर डाइलेक्ट्रिक इन विच डाइपोल मोमेंट्स आर ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द होल सिस्टम इज जीरो व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज बेटा जीरो। एक्सटर्नल फील्ड कितनी है, अभी जीरो है बेटा, और सभी के सभी डाइपोल जो हैं वो इस तरह से ओरिएंटेड है बेटा, सो दैट दे आर इन रैंडम डायरेक्शन एंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द होल सिस्टम और द होल डाइलेक्ट्रिक इज जीरो। बेटा मैं आपको दोबारा एक बात बता दूँ, पूरे डाइलेक्ट्रिक का अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका ये मतलब नहीं है कि जीरो है तो सर ये नॉन पोलर होना चाहिए, नहीं। एक मॉलिक्यूल की बात करो, अगर एक मॉलिक्यूल का कुछ डाइपोल मोमेंट है ना तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नहीं है तो वो नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल का तो है ना, पूरे डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, जीरो हो गया इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अगेन इन द सिमिलर वे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, बेटा what will happen, you know, they will align in the same direction again in this way. अगेन वही अंदर, मैंने क्या कहा, नेट, अगर अब पूरे डाइलेक्ट्रिक का भी क्या हो गया, नेट डाइपोल मोमेंट हो गया, सभी एक ही डायरेक्शन में वेक्टर सम देखो आप, सभी ऐड हो जाएंगे, क्लियर। चलिए बेटा एक बात और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी यूनिफॉर्म हो जाएगी इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, जैसे पिछले केस में हुआ। तो बेटा इसमें भी क्या होगा बेटा, उसी तरीके से हम इन चार्जेस को अगर ना माने तो ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा बेटा, इस तरह से लगेगा कि यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया हो और यहाँ पर बेटा पूरा क्या आ गया हो, पॉजिटिव चार्ज आ गया हो, क्लियर।
बिकॉज ये 2 शीट वाला ये जो प्रॉब्लम हो जाएगी, वन इज पॉजिटिव शीट एंड अनदर इज नेगेटिव शीट। अगेन दिस इज ई नोट, बाहर ई नोट है, अंदर कितनी है बेटा ये ई पी, बिकॉज हमने इसको पोलराइज कर दिया, पूरे मतलब पूरे डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। अब पूरे डाइलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ डायपोलमेंट हो गया। तो अगेन इन द सिमिलर वे ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, ई नोट माइनस ई पी इन द सेम वे। क्लियर? तो हम किसी डाइलेक्ट्रिक पूरे के पूरी डाइलेक्ट्रिक का नेट डायपोलमेंट कैसे बना देते हैं इन दिस वे। सो ई नेट इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। क्लियर? तो अब बेटा मैं आपको नोट्स में मैंने कंप्लीटली इसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है बेटा। ओके, अभी आप केवल इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट वेरी स्मॉल डेफिनेशन इज देयर। ओके, तो हमने इसको क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। पूरे डाइलेक्ट्रिक का जब डायपोलमेंट 0 था, मैंने उसको क्या बना दिया, कुछ ना कुछ बना दिया। अब देखिए बेटा एक बहुत जरूरी बात आती है, एक डेफिनेशन आती है बेटा, लिसन। डेफिनेशन आती है पोलराइजेशन डेंसिटी। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन डेंसिटी? पोलराइजेशन डेंसिटी का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। अब आपको पता है, अच्छा ये बताना, ये डाइलेक्ट्रिक का एरिया होगा या वॉल्यूम होगा? अरे हर चीज़ का वॉल्यूम होता है, तो इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या होगा? दिस इज क्यूबॉइड सपोज, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या आप ये भी कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, आप ऐसा भी तो कह सकते हैं। ओके, सपोज इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए एंड दिस लेंथ इज सपोज डी सपोज, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पूरी डाइलेक्ट्रिक का, ए इंटू डी हो जाएगा बेटा। क्लियर है ना बेटा? पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये पता क्या होता है कि अब आपको देखो, इसमें डायपोलमेंट आया, इसमें डायपोलमेंट आया, इसमें डायपोलमेंट, टोटल कितना डायपोलमेंट हो जाएगा, सब वेक्टर सम ऐड हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है। तो टोटल डायपोल मोमेंट कितना आया, टोटल डायपोलमेंट, अरे टोटल डायपोलमेंट क्या हो जाएगा, सभी ऐड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये वेक्टर सम है, सभी एक ही डायरेक्शन में है। टोटल वेक्टर सम में टोटल डायपोलमेंट कितना आया अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है पूरे डाइलेक्ट्रिक का। यानी कि मैं ये कह सकता हूं डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड इन द डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट तो आ गया ना। एक बात और बताता हूं बच्चे, ये डाइपोल यहां भी बनेंगे, ऊपर भी तो बनेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन में है, बहुत सारे डाइपोल हैं, तो एक ही डायरेक्शन में है सभी। वेक्टर सम करोगे एक तो ऐड हो जाएंगे। तो मान लेते हैं टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम कितना है, स्मॉल p, ओके, और टोटल वॉल्यूम कितना है v। तो बेटा मैं एक बात कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं बेटा मैं इसमें यहां से एक बात, आई कैन से दैट द टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर बेटा? नाउ टेल मी वन थिंग, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डाइपोल मोमेंट सिस्टम का कितना हो जाएगा? मैं आपको बताता हूँ बेटा, टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अभी अभी बेटा मैंने यहाँ पर एक चार्ज माना था, लिसन, मैंने अभी आपको कहा था कि इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी मैंने आपको कहा, ओके। तो बेटा एक बात बताएं, डाइपोल मोमेंट मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा, तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? लिसन, टेल मी, चार्ज इनटू लेंथ। और चार्ज कितना है यहाँ पे, सपोज Q, पूरी प्लेट पे चार्ज 3 डायमेंशन में, Q इनटू लेंथ कितनी है D अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, टेल मी, यू नो, एरिया इनटू D, D इज कैंसल बाय D। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, इट विल बी इक्वल टू सिग्मा P। सिग्मा P मीन्स जो पोलराइजेशन डेंसिटी होगी ना, वो चार्ज डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी। कौन सा चार्ज, जो इस प्लेट के ऊपर क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। तो बेटा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर में इन 2 मार्क्स, दैट प्रूव दैट पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस। तो ये एक बात बेटा याद रखें, पोलराइजेशन डेंसिटी बेटा किसके इक्वल हो जाती है, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस के इक्वल हो जाती है। क्लियर बेटा? अब मुझे बेटा एक बात का जवाब देंगे, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी इस चार्ज की वजह से, कौन सी आई थी, EP। EP की वैल्यू कितनी होगी, यू एवरीवन नो, EP विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन।
अरे एक बात देखो ना, एक प्लेट पॉजिटिव हो, एक प्लेट नेगेटिव हो, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसकी वजह से कितनी होगी इसी डायरेक्शन में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, सिग्मा पी मीन्स चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू पोलराइजेशन। और मैंने एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये एक मीडियम के अंदर है। एप्सिलॉन नॉट इज टेकन इफ the charge is, if the medium is taken as vacuum, but here medium is the dielectric, कोई any other medium is there, so epsilon will be here. Now listen, EP is equal to, you know, sigma p upon epsilon. Sigma p can be written as P, so EP can be written as P by epsilon. You know, P is equal to sigma p, EP is equal to, you know, sigma p by epsilon. सो ई पी विल बी इक्वल टू, मैं सिग्मा पी को पी लिख सकता हूँ पी बाय एप्सिलॉन, पी बाय एप्सिलॉन। क्लियर। तो बेटा ये होती है आपकी पोलराइजेशन डेंसिटी, पी इज इक्वल टू सिग्मा पी तक लिख लो, या फिर सिग्मा पी को मैंने कह दिया ई पी क्या होता है, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन, तो सिग्मा पी की वैल्यू जो पी है उसको यहाँ रख दो। तो दिस इज द पोलराइजेशन डेंसिटी दैट टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम produced in the dielectrics is called the polarization density, and its formula is, and its value is equal to surface charge density induced on the surface of the dielectric, and this is the electric field density. Clear? Now beta last topic, very small topic is there, electrical susceptibility. अभी आपने देखा, क्या देखा बेटा आपने अभी, कि P किसके इक्वल हो जाता है, सिग्मा P के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है पोलराइजेशन की वजह से वो किसके इक्वल आ जाती है बेटा, टेल मी, P बाय एप्सिलॉन। इनको यूज करेंगे अभी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बेटा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये टॉपिक देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। चलिए बेटा, अभी मैंने एक डाइलेक्ट्रिक बनाया था, उसको मैंने बाहर से कितनी फील्ड दी थी बेटा, ई नॉट, उसके अंदर अपने चार्ज की वजह से कितनी आ गई थी, ई पी आ गई थी, तो नेट फील्ड कितनी हो गई थी बेटा, ई माइनस ई पी हो गई थी, और उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया था, फिर मैंने डाइपोल मोमेंट डेंसिटी निकाली थी इन दिस वे। तो बेटा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को मैं थोड़े बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले एक बात सुनिए, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इसमें इसी में लिखना है, इसी में, आगे फिर इसकी बात करेंगे। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, बेटा ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। बेटा रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अंदर, ई नोट माइनस ई पी। अरे सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी बेटा उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। क्लियर, फाइनल बेटा, यू नो पी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और पी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कांस्टेंट डाल दूंगा, एप्सिलॉन काई, इसे बोलते हैं बेटा काई। इसे यही होती है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ई। दो कांस्टेंट मैंने डाल दिए, मैंने दो कांस्टेंट डाल दिए। अब बेटा आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बेटा सर कि हमने दो कांस्टेंट क्यों डाले, कांस्टेंट, अरे पूरे को आप एक ही कह सकते हो, है तो कांस्टेंट एक ही है, लेकिन दोनों को अलग अलग पता क्यों लिखा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये एक ऐसा कोफिशिएंट होना चाहिए जिसकी डायमेंशन क्या हो, जीरो हो, जिसकी कोई यूनिट ना हो, जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, ये एक ऐसी कोफिशिएंट होना चाहिए। अब बेटा अब बताऊं, अब इस फॉर्मूले में इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसलिए मुझे एप्सिलॉन किस में करना पड़ा, मल्टीप्लाई में करना पड़ा। पता क्यों नहीं है, सुनो इसकी अब यूनिट क्यों नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, पी बाय एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसको नीचे ले जाओ, पी बाय एप्सिलॉन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मीन्स इट विल हैव नो यूनिट।
क्लियर। इसको विदाउट एनी डायमेंशन बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई में कर दिया। है कुछ नहीं है, आप एक कांस्टेंट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी डिज़ायर है कि मैं इसको डायमेंशनलेस लेना चाहता हूँ, एक ऐसा कोफिशिएंट हो जो डायमेंशनलेस हो। जैसे कि क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और एक ये भी कोफिशिएंट है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अलग अलग इलेक्ट्रिकली अलग अलग होती है, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 1, अभी बेटा ये टॉपिक चल रहा है, ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, क्लियर। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन काई ई, क्लियर। अब लिखो, अब देखो, एस मैं जानता हूं बेटा E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। बेटा ई पी की वैल्यू कितनी है, P बाय काई, ठीक है ना, यहां पर कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी इज इक्वल टू P बाय एप्सिलॉन, P बाय एप्सिलॉन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, बेटा P क्या है यहाँ पर, पोलराइजेशन डेंसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, ई नोट माइनस एप्सिलॉन काई E बाय एप्सिलॉन, कैंसल, इट विल कम देयर E1 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू E नोट, and you know 1 plus chi is equal to E naught by E, and you everyone know E naught by E is dielectric constant, so 1 by susceptibility is equal to K, और बेटा in case of conductor K was infinite, susceptibility will also be infinite। तो मेरी बात अब सुनो, अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, susceptibility का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटा ये है, ये हमें ये बताता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर के कितना पास है और इंसुलेटर के कितना पास है। लिसन, आपको पता है एक बात, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो जाएगी बेटा, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि प्योर कंडक्टर के लिए के कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो के जितना ज़्यादा हो जाएगा कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उतनी बढ़ती जाएंगी, के जितना कम हो जाएगा कंडक्टिंग प्रॉपर्टी उतनी क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, ठीक है। तो वही बात किसके साथ है, ससेप्टिबिलिटी के साथ। ससेप्टिबिलिटी ऑल्सो सेज अस हाउ आर डाइलेक्ट्रिक इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर, कि कोई डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर के कितना पास है, कितना क्लोज है, उसकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर से कितना मैच खाती हैं। दिस इज शोन बाय द कोफिशिएंट इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी विच इज शोन बाय दिस सिंबल ऑफ काई, क्लियर बेटा। सो वी कैन से दैट ससेप्टिबिलिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी विच शोज दैट how much a dielectric is close to conductor, its property close to conductor. If value of chi is very very greater, it means dielectric is very very close to conductor। है तो इंसुलेटर, लेकिन उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी कंडक्टर से धीरे धीरे कंडक्टर की तरफ जा रहा है वो, क्लियर, इन दिस वे। तो बेटा दिस वाज द टॉपिक बेटा। नाउ ओनली वन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इज लेफ्ट, इन विच वी विल स्टडी दैट द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए, अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए, देन व्हाट विल बी इट्स न्यू कैपेसिटी। ओके बेटा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, देन यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप बेटा। बेटा स्टे एट योर होम, अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस मी, क्लियर बेटा।